मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 88 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। तो आपको ये बताएं कि एक सीट को अभी भी कांग्रेस की तरफ से होल्ड रखा गया है। निशा बांगरे का इस्तीफा नहीं होने से सीट होल्ड रखी जा रही है। आमला सीट पर उम्मीदवार की घोषणा अभी भी बाकी है। लिस्ट के दौरान 88 नाम शामिल, आमला सीट अभी भी होल्ड। निशा बांगरे का जो मुद्दा मध्य प्रदेश में आपने देखा, अब लगातार बढ़ता हुआ इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। अभी भी कांग्रेस को आस है कि अगर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो हो सकता है कि आमला की तरफ से वही नाम हो। हालांकि कांग्रेस के तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर इस सीट को लेकर कुछ नहीं कहा गया। 88 उम्मीदवार, कई प्रमुख चेहरे शामिल, कुछ ऐसे लोगों को टिकट जिन्होंने पहले भी चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमाया। भोजपुर राजकुमार पटेल, साची जीसी गौतम, कुरवई रजनी अहिरवार को दिया गया है सीट। सिरोंज ज्ञानेंद्र रघुवंशी, भोपाल उत्तर आतिफ अकील, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं उन सीटों के। इसमें कुछ ऐसे नेताओं को भी जगह जो इस बार चुनावी मैदान में पहली बार अलग अलग क्षेत्रों से खड़े हो रहे हैं, और कुछ ऐसे नाम, ज्यादातर ऐसे नाम जिन्हें पिछले साल भी टिकट दिया गया, पिछली बार भी टिकट दिया गया और एक बार फिर से चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से। तो इस बार कांग्रेस ने हम कह सकते हैं कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। बहुत पुराने चेहरे भी शामिल हैं तो कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं। जैसा कि आपको बता रहे हैं, सांची से जीसी गौतम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भोपाल दक्षिण की बात करें तो पीसी शर्मा, गोविंदपुरा की बात करें तो फिर रविंद्र साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हुजूर की बात करें तो नरेश ज्ञानचंदानी को उतारा गया है। पिछवाड़ से शैलेंद्र को उतारा गया है, शैलेंद्र पटेल को। मानपुर से तिलकराज सिंह को, और इसी के साथ मुरवाड़ा से मिथिलेश जैन को उतारा गया है। बहुरीबंद से सौरभ सिंह को उतारा गया है। ये कुछ हॉट सीट और इनके नाम आपको बता रहे हैं। गदरवाड़ा से सुनीता पटेल को उतारा गया है और चुरई से सुजीत मीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सौसर से विजय चौरे को उतारा गया है चुनावी मैदान में। हालांकि देखिए आप किस तरीके से 88 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद एक तरफ जश्न का माहौल कांग्रेस पार्टी में नजर आया, तो दूसरी तरफ कई दावेदार ऐसे भी हैं जिनके नाम नहीं थे लिस्ट में, तो मायूसी उनके वहां भी देखने को मिली। तो दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल अंशिका, और ये मुझे लगता है कि लाजमी भी है। ये हर बार ही चुनाव में देखने को मिलता है। किसी एक कोई टिकट दिया जा सकता है, कमलनाथ की तरफ से पहले भी कहा गया। प्रबल दावेदार को चुनावी मैदान में उतारने की हम कोशिश करते हैं, ये कई बार बड़े नेता भी स्पष्ट कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण सीटें मध्य प्रदेश की, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन है ये डिस्प्ले में आप लगातार देख भी रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के उस उत्साह को भी आप देखिए, जिसमें ये स्पष्ट होता है कि सशक्त बनाने की कवायद चलती आ रही है कांग्रेस को। आने वाले समय में नाराजगी आगे ना बढ़े, ये कवायद भी पार्टी की तरफ से इस लिस्ट के जरिए की गई है। 12.6% महिलाओं को इस बार टिकट अभी तक के ऐलान सीटों में। निशा बांगरे अगर होती है, हो सकता है थोड़ा बहुत ही परसेंटेज बढ़े भी। हालांकि आमला सीट अभी भी होल्ड है। निशा बांगरे का मुद्दा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से शायद बढ़ाने की कोशिश भी इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि 88 उम्मीदवारों का ऐलान करना और बस महज एक सीट छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, और अभी इंतजार है एक और सीट को लेकर भी कि कब उस पर निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस वॉर रूम में बैठकों का दौर हमने देखा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कई बार मीटिंग बुलाई गई और अब 88 नामों के ऐलान कर दिए गए हैं। 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान फाइनली हो गया है। अब ये देखना होगा कि आखिर चुनावी मैदान में ये दावेदार जो हैं वो किस तरीके से अपना दम दिखाएंगे, ये उम्मीदवार किस तरीके से अपना दम दिखाएंगे, क्योंकि बहुत भरोसा पार्टी ने इन पर किया है। तो जश्न का माहौल, पटाखे जलाए गए और कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह। जितने भी नामों का ऐलान किया गया उनके समर्थकों में खुशी है। तो कुछ को उम्मीद थी कि उन्हें मौका मिलेगा, और जब उनके नाम लिस्ट में आए सामने तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से खुशी से झूम रहे हैं। उम्मीदवार के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं जो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। एक और महत्वपूर्ण बात अंशिका, एनपी प्रजापति बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बढ़ रही थी, बीते दिनों इस तरह की खबरें थी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से 88 प्रत्याशियों में
एनपी प्रजापति का नाम सामने आना बहुत महत्वपूर्ण ये चीज, आप रणनीति भी इसे कह सकते हैं कांग्रेस की। हो सकता है जिस तरह से बताया जाता है कि मीडिया पर नजर रखी जाती है, अटकलों को जितनी भी हवा दी गई हो सकता है कांग्रेस के कान में भी बात पड़ी हो। एनपी प्रजापति को टिकट मिलना, निराशा इसी बात को लेकर थी कि कांग्रेस में टिकट पक्का नहीं मिल रहा था। डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी, 3 प्रत्याशी बदले हैं पहली लिस्ट के। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट है। गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति को मौका मिला है, जिस बारे में चर्चा कर रही हूं। और अन्य सीटों को लेकर भी इसी तरह की जानकारी। खातेगांव दीपक जोशी के नाम ये सीट, इन्हें लेकर भी यही खबरें थी। बीजेपी में शामिल होने का मूड बना रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया। डैमेज कंट्रोल जिसे आप कहते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है किस तरीके से कांग्रेस से नाराज हुए चेहरे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे। सिद्धार्थ तिवारी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा वहां पर मौजूद थे। अशरफ काजमी हमारे संवाददाता और शैलेंद्र चौहान साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अशरफ, 88 उम्मीदवारों के नामों का फाइनली ऐलान हो गया है, इस लिस्ट को कैसे देखा जाए? और फिर एक नाम आमला सीट से अभी भी पेंडिंग है। देखिए, ये कांग्रेस की बहुत सदी हुई सूची कह सकते हैं आप, कि जो उन्होंने अपने चुनाव में की बिसात बिछाई है। तमाम उम्मीदवार घोषित कर दिए, 230 सीटें थी, 229 उम्मीदवार घोषित कर दिए, और एक आमला की जो सीट है वो बस थोड़ा सा जो तकनीकी अड़चने होती हैं, इस वजह से जिस दिन उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो उनकी सीट डिक्लेयर कर दी जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास समय है। 21 तारीख से नामांकन शुरू होगा, 30 तारीख तक नामांकन है, तो थोड़ा सा इंतजार करने की स्थिति में है। बाकी कांग्रेस ने अपनी पूरी बिसात बिछा दी है, सभी उम्मीदवारों को उतार दिया है, और कई ऐसे सीट्स हैं जहां पे नाम बदले भी गए हैं, विधायकों को भी टिकट काटे गए हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने सिर्फ जो देखा है कि कौन जीत सकता है, जनता की आवाज बन सकता है, और मजबूत दावेदार कौन है। सर्वे में किसकी स्थिति ज्यादा अच्छी थी वो है। अब भोपाल शहर से, पुराने भोपाल से आरिफ अकील ने अपने बेटे आतिफ को चुनाव मैदान में उतारा है। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे अपनी लेगेसी को, जो उनकी पारंपरिक सीट है या जो वो चाहते हैं कि परिवार के लोग रहें, उन्हीं को आगे बढ़ाया। उन्होंने खुद टिकट नहीं लिया, अपने बेटे के लिए ले लिया। इसी तरह से आप सागर में देखेंगी, वहां पे परिवार ही के लोग लड़ रहे हैं। एक जगह बहू हैं, एक जगह जेठ हैं, दूसरी तरफ आप नजर आएंगी कि चाचा भतीजे भी, तो परिवार के लोग भी आमने सामने भी हैं, और अपने परिवार के सदस्य को बाप ने बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ी है, उनको आगे बढ़ाया है। उनका राजनीतिक जो सफर है या उसका भविष्य है, उसको संवारने का काम किया है। इसलिए अशरफ, बहुत ही ठीक शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, सदी हुई सीट जिसे आप कह सकते हैं। शैलेंद्र की ओर भी रुख करूंगी। शैलेंद्र, सीट में डैमेज कंट्रोल की स्थिति, दीपक जोशी को टिकट देना, एनपी प्रजापति को टिकट देना, कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट करता है कि कहीं कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को ने एक तरह से देखा जाए तो प्रेशर पॉलिटिक्स पर भी बड़ा ध्यान दिया है। एनपी प्रजापति और शैलेंद्र पटेल, ये दो नाम बड़े 3 दिनों से चर्चा में थे कि ये दोनों नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। एनपी प्रजापति इसलिए बड़ा चेहरा है क्योंकि उनका जो गोटेगांव से टिकट काटा गया था, उनकी जगह शेखर चौधरी को टिकट दिया था, तो वहां पर ये अटकलें थी। एनपी प्रजापति कांग्रेस से बीजेपी जा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित ही कांग्रेस के लिए एक झटका होता, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष भी थे, लगातार जीतते भी रहे हैं, और वहां के बड़े नेता हैं बुंदेलखंड। तो अचानक से वहां पर कल कांग्रेस ने सदा हुआ निर्णय लिया और शेखर चौधरी का टिकट काटकर फिर से एनपी प्रजापति को उतार कर चौंका दिया। और वैसे ही देखने में आया है, इछावर से शैलेंद्र पटेल जो पूर्व विधायक है, उनका टिकट हुआ नहीं था, लेकिन ये माना जा रहा था कि उनका टिकट कटना तय है, क्योंकि यहां से मेघा परमार को, युवा एक नेत्री, उनको भाजपा से यहाँ पे ज्वाइन कराया गया था। तो ऐसा लग रहा था कि यह मेघा परमार
वर्मा जिस तरह सक्रिय थी कि उन्हें ही टिकट मिलेगा, और शैलेंद्र पटेल ने भी एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का काम किया, मैसेज दिया कि मैं भाजपा में जा सकता हूं। तो कांग्रेस ने कल दिन भर के मंथन के बाद यह तय किया कि शैलेंद्र पटेल एक बार वहां करण सिंह वर्मा को हरा भी चुके हैं, कद्दावर मंत्री रहे करण सिंह वर्मा, 6 बार से लगातार जीतते रहे, उनको पिछले चुनाव में हराया था। तो कहीं ना कहीं वापस से उन्हें मौका देकर इस चुनाव समीकरण को रोचक बना दिया है। वैसे ही देखा जाए तो कांग्रेस ने 2 और चेहरे भी चौंकाए जो कि भाजपा से कांग्रेस में आए थे, जिनके टिकट होल्ड थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें शायद ही टिकट मिलेगा। एक दीपक जोशी का अचानक से टिकट, और अभय मिश्रा का तो बहुत ही चौंकाने वाला। अभय मिश्रा को भाजपा भी वादा कर चुकी थी कि उनकी पत्नी नीलम मिश्रा वहां से विधायक रही सेमरिया से, और इस बार उन्हें कहा गया था कि हम नीलम मिश्रा का नाम सर्वे में आ गए, तो भाजपा ने कमिट भी किया था कि हम टिकट दे देंगे। शैलेंद्र ऐसे हैं जिन्हें साधने की कोशिश की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील भी जुड़ गए हैं। सुशील, कांग्रेस की इस लिस्ट को किस तरीके से देखा जाए? जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी इसमें साधा गया है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें इस लिस्ट में तो 10 टिकट घोषित किए गए हैं, जिनमें 8 नए नाम हैं। इसके अलावा 2 टिकटों को ग्वालियर चंबल अंचल में बदला गया। जिस तरह से दतिया में नरोत्तम मिश्रा के सामने कांग्रेस ने अवधेश नायक को उतारा था, अवधेश नायक का शुरू से ही विरोध हो रहा था। दरअसल अवधेश नायक भाजपा से कुछ समय पहले ही कांग्रेस में आए हैं और वो नरोत्तम मिश्रा के करीबी माने जाते थे। यही वजह है कि अवधेश नायक का टिकट होने के बाद लगातार वहाँ समर्थक विरोध कर रहे थे और यहाँ राजेंद्र भारती के टिकट देने की मांग कर रहे थे। लिहाजा कांग्रेस ने इस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दबाव के चलते देखें तो अवधेश नायक का टिकट काटकर यहाँ नरोत्तम मिश्रा के सामने फिर से एक बार उतारा है राजेंद्र भारती को। राजेंद्र भारती यहाँ से विधायक भी रहे हैं और लगातार ये नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर विधानसभा सीट से जहाँ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है, मजबूत उम्मीदवार है, उनके खिलाफ सुनील शर्मा को उतारा गया है। आपको बता दें कि सुनील शर्मा भी 2020 के उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने चुनाव लड़े थे। एक सीट जो है पिछोर की बात करते हैं, पिछोर में टिकट जो है केपी सिंह की जगह शैलेंद्र सिंह को दिया गया था। यहाँ भी लगातार विरोध हुआ था। यही वजह है कि शैलेंद्र सिंह का टिकट यहाँ से बदला गया है। अब इस सीट पर अरविंद सिंह लोधी को उतारा गया है। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रीतम सिंह लोधी है। लिहाजा यहाँ प्रीतम सिंह लोधी के सामने उन्हीं की समाज के अरविंद सिंह लोधी को कांग्रेस ने टिकट देकर एक गेम खेला है। और इसके अलावा बात करें तो रविंद्र सिंह भिड़ोसा मुरैना की दिमनी सीट से इनका टिकट जो है बरकरार रखा है। पिछली बार ये यहीं से जीते थे। इनके सामने इस बार कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर है। तो कुल मिलाकर जो सूची आई है उसमें कई कद्दावर नेताओं को भी उतारा गया है, सीट भी बदली गई है। तो कहीं ना कहीं इस सूची से ये साफ है कि कांग्रेस बेहद गंभीर है। जहां जहां विरोध हुए थे, चाहे दतिया हो, नाम ऐसे भी जो कि पहले नहीं जीते इसके बावजूद मैदान में उतारे गए हैं। कुछ अलग रणनीति इस बार कांग्रेस लेकर आई है। अशरफ, आपकी ओर एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आप बीजेपी की स्थिति को समझें। 5वीं सूची को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत आसानी अब बीजेपी को हो क्योंकि सामने वाली पार्टी के ओपोनेंट्स आपको पता है। बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है भाजपा की। देर शाम को वह मुख्यमंत्री दोपहर में यहां दिल्ली पहुंचेंगे और शाम में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। तो उनके सामने जो है मैदान बिल्कुल साफ है कि वो आसानी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या बिसात बिछाई है, किसको किस सीट से उतारा है। तकरीबन 229 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए अब 96 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक दोनों यही इंतजार कर रहे थे कि पहले कौन अपने उम्मीदवार घोषित करे, क्योंकि अब ये जो दोनों पार्टियों के लिए कांग्रेस ने अपने जो 88 उम्मीदवार या जो आज कल घोषित किए हैं देर रात, वो बहुत क्रूशियल थे। आप देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण कई विधायकों के सीट का टिकट कटे हैं, कुछ की सीट बदली गई है और अब यही स्थिति कमोबेश बीजेपी की भी है। आज की जो सीटें हैं उनकी जो चुनाव के केंद्रीय चुनाव समिति होगी उसमें 96 सीटों पर चर्चा की जाएगी और उसमें
में भी उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा अब उनके लिए आसानी हो जाएगी फैसला करने में, क्योंकि कांग्रेस ने अपना पत्ते खोल दिए। तो जिनको उन्होंने सीट बदल ली है विधायकों की, जिनके पत्ते काटने हैं, वो बहुत आसानी से फैसला कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि विरोध कहां तक होगा, कितना होगा और उस विरोध के स्वर को कैसा बदला जाएगा। आज की जब सीईसी होगी तो करीब देर रात तक चलेगी और उम्मीद की जाती है कि कल तक भाजपा भी अपने पत्ते खोल देगी, क्योंकि कल से नामांकन शुरू हो जाएगा और 30 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि है। तो आराम से अब बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो चुका है अपने उम्मीदवारों को घोषित करने का। आज उनके पास पूरा दिन का समय है। यहां पर भी भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन किया जा रहा था। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री यहां आए थे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा की थी। 7 लोगों के टिकट कटे भी हैं। उन 7 लोगों को लेकर भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि टिकट किस आधार पर काटे गए। वैसे तो कांग्रेस से कहती आई है कि हमने परफॉर्मेंस के बेस पर ही टिकट दिया है लोगों को। देखिए, इन 7 में जो टिकट कटा है, जैसे मुरली मोरवाल की बात करें तो जो बड़नगर से टिकट कटा है, बड़नगर से जो मुरली मोरवाल है, उनके बेटे का नाम दुष्कर्म के मामले में सामने आया था, उन पर केस दर्ज है और वो काफी समय फरार। तो इस बात को लेकर लगातार बात उठ रही थी। भाजपा कुछ दिनों से हमलावर थी कि कांग्रेस अपराधियों को टिकट दे रही है। तो कांग्रेस ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। तो उनके बेटे के कारण बड़नगर से मुरली मोरवाल का टिकट कटा है। और उत्तर भोपाल से बात करें आरिफ अकील की, तो आरिफ अकील के बेटे को टिकट दिया गया है, तो वहां एडजस्ट किया गया है। इसके अलावा ग्यारसी लाल रावत की रिपोर्ट खराब थी, ऐसा माना जा रहा था कि वो वहां पर संकट में है और वो चुनाव हार सकते हैं, तो ग्यारसी लाल रावत का टिकट इसलिए कटा है। इसी तरह अगर हम बात करें जो 7 टिकट में से जो बाकी 5 टिकट है, वो कहीं ना कहीं सर्वे में कमजोर थे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने निवास से जो वर्तमान विधायक अशोक मरस्कोले हैं, उनको टिकट बदला गया, उन्हें मंडला शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर यह माना जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री आराम से फग्गन सिंह कुलस्ते सीट को निकाल लेंगे और अशोक मरस्ले हार सकते, तो उन्हें मंडला शिफ्ट कर दिया गया है। वहां से नए चेहरे को मौका दिया गया, चैन सिंह को। तो यहां पर फाइट अच्छी हो, ऐसे ही एक और समीकरण था जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उनके सामने दिमनी में यह बात आ रही थी कि वहां पर रविंद्र सिंह तोमर जो भिड़ोसा, उनका टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि वहां पर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। यहाँ पर बड़ा ही रोचक मुकाबला हो गया है। कुछ प्रमुख नाम है जो लगातार, शैलेंद्र आप इस ओर इशारा भी कर रहे हैं, हमारे से कि सुशील भी लगातार जुड़े। अगर हम अब कुछ समीकरण देखने की कोशिश करते हैं ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर, खासतौर पर पुराने नेताओं को लेकर ही दांव आजमाया जा रहा है। आमला की सीट पर क्या कहना है? आमला में क्या कुछ ऐसी स्थिति कि इस मामले को गंभीरता के साथ भुनाने की कोशिश हो रही है? निशा बांगरे को लेकर हमने देखा है मध्य प्रदेश में बहुत बवाल मचा है। सुशील, बिल्कुल, देखिए निशा बांगरे को लेकर जिस तरह से आमला सीट को होल्ड किया गया है कांग्रेस के द्वारा, तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि वो वहां से उम्मीदवार हो सकती है और संभावना ये बन भी रही है। लेकिन पेच यही फंसा हुआ है कि निशा बांगरे का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, लगातार वो संघर्ष कर रही है इस बात को लेकर। लेकिन इस्तीफा ना होने के चलते ही आमला सीट पर उनका नाम नहीं तय हो पाया और उसी के चलते आमला सीट को भी खाली रखा गया है, ऐसा कांग्रेस सूत्रों का कहना है। तो ये सीट तो खाली है ही है। इसके अलावा अगर देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण टिकट काटे हैं कांग्रेस ने। एक पहला जो टिकट है मुरैना से, जिसमें राकेश मवई कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे। राकेश मवई के खिलाफ हाल ही में ग्वालियर में गुजर उपद्रव के दौरान एफआईआर दर्ज हुई थी, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। लिहाजा यहां से राकेश मवई का टिकट काटकर मुरैना से दिनेश गुर्जर, जो किसान नेता है और कमलनाथ के करीबी है, इनको मैदान में उतारा है। इसके अलावा दूसरा जो टिकट काटा है ग्वालियर चंबल अंचल से, वो है गोहद सीट से, जहां सिटिंग एमएलए जो थे उनका टिकट काटकर यहां से केशव देसाई को दिया है। तो कुल मिलाकर ये 2 जो टिकट है यहाँ से काटे गए हैं और इनकी वजह यही है कि इनका एक तो परफॉर्मेंस गोहद में अगर देखें तो गोहद में परफॉर्मेंस खराब था विधायक का, और दूसरा जो मुरैना के विधायक हैं वर्तमान, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और एक माहौल ख़राब होने के चलते कांग्रेस ने यहाँ से टिकट बदला है। तो निश्चित तौर पर ये जो 2 नाम है कहीं ना कहीं बड़े नाम हैं जिनका टिकट काटकर यहाँ से कांग्रेस ने दूसरे उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा जो एक प्रमुख नाम है भिंड से,
चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, और पहले भी लगातार वो चुनाव लड़ते रहे हैं, कई चुनाव उन्होंने जीते हैं। इसके अलावा देखें तो ये किसी दौर में मतलब सेकंड लीडिंग लीडर के तौर पर माने जाते थे ग्वालियर चंबल अंचल पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये भी एक बड़ा नाम है यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार जो भिंड सीट थी उस सीट पर बीएसपी ने कब्जा किया था। संजीव सिंह यहाँ से जीते थे भिंड से, लेकिन बाद में साल 2022 में संजीव सिंह ने बीएसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो कुल मिलाकर अब ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस ने अभी अपने सभी पत्ते खोल दिए हैं, और 2018 में कांग्रेस यहाँ की जो 34 सीटें हैं उनमें से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन दल बदल के बाद, उपचुनाव के बाद यहाँ समीकरण बदले, और उपचुनाव के बाद अब हालात ये कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों 17-17 सीटों पर काबिज है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है इस बार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोचक मुकाबला ग्वालियर चंबल अंचल में ही देखने के लिए मिलेगा, ऐसा उम्मीद जताई जा रही राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा भी, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अगर जीत दर्ज करती है कोई पार्टी, तो माना जाता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उसका आसान होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो कांग्रेस की सूची हो है, सकता है किसी रणनीति के तहत टिकटों का ऐलान कांग्रेस ने किया हो। अशरफ, एक बार फिर से आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। आप मध्य प्रदेश चुनाव को लगातार देख भी रहे हैं, इस बार एक और नया एंगल ये कि वरिष्ठ नेताओं के बीच झड़प इसी बात को लेकर थी कि किसे टिकट दिया जाना चाहिए। अपने अपने समर्थकों को लेकर लड़ रहे थे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपस में भिड़ गए। गुटबाजी जैसी खबरों को लेकर, परिवारवाद जैसी खबरों को लेकर अक्सर कांग्रेस घिरती आ रही है। इस बार जो टिकट वितरण हुआ है, क्या पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है इसका? बिल्कुल, देखिए, ये तो कांग्रेस में हमेशा से रहा है कि यहाँ पे अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग गुट हैं, और हर गुट अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने समर्थकों को आगे करता है, और यही चीज यहाँ पे इस बार भी देखने को मिली है। क्योंकि जितने दल हैं, जितने गुट हैं, जितने धड़े हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लोग सामने आए, वो जितने समर्थक हमारे चुनाव जीतेंगे, हम लोग उतने ही मजबूत होंगे। ये बेसिक इनका फॉर्मूला रहता है, और वही है यहाँ पे। और ये कांग्रेस में हर राज्य में है और हर स्तर पर है। आप चाहे राज्य की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर बात कर लीजिए, आप जिलों में बात कर लीजिए, ये स्थिति है, इसे कोई नकार नहीं सकता। और यही वजह रहती है कि यहाँ पर आपस में लोगों के मनभेद ना भी हो, लेकिन मतभेद जरूर उनके सार्वजनिक रूप से सामने आ जाते हैं, और इस बार भी देखा गया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब जब स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है, तो क्या ये जो मतभेद है, मनभेद भी बदलेंगे, या मनों में कोई भेद नहीं रहेगा, सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे, इसको देखना होगा। और इसके लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को, खास करके जो लीड कर रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वो क्या करते हैं, वो कैसे अपने समर्थकों के साथ उनके अंदर जो मतभेद वाली बात है और मनभेद वाली बात है, उसको कैसे खत्म करें और एकजुट होकर वो चुनाव लड़े और मजबूती के साथ भाजपा को टक्कर दें और वापस सत्ता में लौटे। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी, और इसके लिए इन दोनों नेताओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी भी है कि वो चाहे तो एक रणनीति के तहत या फिर प्यार से किसी भी तरह से उनको समझाएं और साधें और अपने साथ लाने का प्रयास करें। और जो हमारे सूत्र बताते हैं, जहां पर ज्यादा टकराव है, तो एक ही सीट पर दो मजबूत दावेदार हैं और एक कोई गुट भारी हुआ है और दूसरे गुट को नुकसान है, तो उसको ये आश्वासन दिया गया जिसको टिकट नहीं मिला कि आज सरकार बनने पर आपको किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये जो सूत्र बता रहे हैं, ये कवायद अभी से शुरू हो गई है साधने की कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे चुनाव में। तो डैमेज कंट्रोल की जो स्थिति होती है वो अभी से शुरू हो चुकी है, और उनको आश्वासन भी देने लगे हैं कि सत्ता में लौटे तो कहीं ना कहीं किसी आयोग में जगह मिल जाएगी। भले ही आपको हम चुनाव मैदान में नहीं उतार रहे हैं, आपको आयोग में मिले या फिर एक दूसरा रास्ता होता है। डैमेज कंट्रोल की जो स्थिति है वो अपनी तरफ से कांग्रेस साफ कर चुकी है। अशरफ लगातार जुड़े रहिएगा। शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, एक और महत्वपूर्ण बात यह कि पिछली सूची
जब आई, इस बात को लेकर उत्साह जरूर था कि अपने अपने समर्थकों को लेकर सामने आए और बहुत ज्यादा खुशी मनाई कि टिकट मिला, लेकिन दूसरी ओर वो गुट भी जो कि नाराज चल रहा था। इससे सबसे ज्यादा पार्टी को खतरा है। 88 प्रत्याशियों में क्या कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें लेकर नाराजगी एक बार फिर से सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की लिस्ट देर रात जारी हुई है। अब आज ये चीजें समझने में आएगी कि किस किन सीटों पर विरोध हो रहा है, लेकिन निश्चित ही कि जैसे कि दतिया की बात करें तो वहां पर पहले अवधेश नायक को टिकट दिया था कांग्रेस ने, तो उस पर विरोध राजेंद्र भारती के लोगों का था। अब राजेंद्र भारती को टिकट होने के बाद अवधेश नायक के लोग सामने आएंगे, क्योंकि अवधेश नायक को कमिट करके भाजपा से कांग्रेस में लाया गया था। और ऐसी कई सीटें SC ST की जहां पर निश्चित ही गतिरोध होगा, जहां विवाद होने की संभावना है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस ने इस बार बड़ा चौंकाया है। कई ऐसे नए चेहरे दिए मैदान में जो बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं, और निश्चित ही जो पुराने नेता दावेदारी कर रहे थे और बार बार लगातार सक्रिय थे, और खुद कमलनाथ पिछले दिनों बात कह चुके थे कि 4000 दावेदार हैं तो आखिर हम सभी को टिकट नहीं दे सकते हैं। तो कांग्रेस की सूची में एक बात बड़ी साफ है कि यहां सर्वे को बड़ी प्राथमिकता दी गई है, और उसके बाद कमलनाथ दिग्विजय के बीच कहीं ना कहीं जो कल लंबी चर्चा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने आपस में कुछ नामों को एडजस्ट किया है। तो वो सीटों को अगर छोड़ दे तो निश्चित ही ये बात आएगी कि देखा जाए तो मालवा निमाड़ में विरोध होना है, ग्वालियर चंबल में भी कुछ सीटों पर विरोध होगा, जैसे सागर में जरूर विरोध होगा, वहां पर भी कांग्रेस ने बड़ा चौंकाया। 4 महिला नेत्रियों को मैदान में उतार दिया है और चारों ही नए चेहरे। वहां रोचक समीकरण भी है, अगर हम आपको बताएं तो जयस के साथ कांग्रेस का बड़ा समझौता हो चुका है। जयस पिछली बार एक बड़ा फैक्टर रही थी मालवा निमाड़ में, और उसके कारण सरकार को, बीजेपी को नुकसान हुआ था और सरकार से बाहर हो गई थी। तो इस बार जयस और कांग्रेस के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। जयस को 4 सीटें कांग्रेस ने दी है और कांग्रेस के सिंबल पर ये चारों नेता चुनाव लड़ेंगे। तो जयस में देखिए तो मनावर से डॉक्टर हीरालाल अलावा को टिकट दिया है। इसके अलावा सेंधवा में वर्तमान विधायक का टिकट काटकर नए चेहरे को मौका दिया है। तो यानी कि अन्य पार्टियां भी शैलेंद्र एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। ना सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बात है, बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो बहुत बड़ी परेशानी बड़ी बड़ी पार्टियों को होने वाली है। सुशील, आपकी और एक बार फिर से लौटना चाहूंगी। चूंकि ग्वालियर चंबल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल की स्थिति इस बार कांग्रेस के लिहाज से नहीं बल्कि बीजेपी के लिहाज से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कांग्रेस की उम्मीदवारों की जो लिस्ट है ग्वालियर से जो आप देख रहे हैं, बीजेपी के लिए पहले से ही बहुत बड़ी चुनौती है वहां पर परास्त करना कांग्रेस को। अभी क्या माहौल नजर आता है? बिल्कुल, देखिए आपने जो सवाल किया वो वाजिब भी है कि कांग्रेस की कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को जीत दर्ज करना एक बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर पिछले 2018 के चुनाव की बात करें या उपचुनाव 2020 की बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी शिकस्त दी। इन 2 सीटों की अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर दक्षिण सीट ऐसी सीट थी जहां पर 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रदेश की छोटी जीत हुई थी कांग्रेस की। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने 3 बार के मंत्री रहे नारायण सिंह कुशवाहा, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो है प्रदेश अध्यक्ष है, नारायण सिंह कुशवाहा को प्रवीण पाठक ने 121 वोट से हराकर सनसनी फैला दी थी। इस सीट पर फिर से उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को, लेकिन बीजेपी अभी तक यहां अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई कि कौन इस सीट को जीत पाएगा। इसी तरह से ग्वालियर पूर्व सीट अगर देखें तो ग्वालियर पूर्व सीट पर भी 2020 का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुन्नालाल गोयल को सतीश सिकरवार ने पटकनी दी थी। इस सीट पर भी सतीश सिकरवार बहुत मजबूत माने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा अभी तक यहां अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाई है। तो ऐसी कई सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए मजबूत सीटें हैं, वहां पर भाजपा को कांग्रेस को हराना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे ही अगर बात करें तो केपी सिंह के सामने भी यही स्थितियां बनती है। केपी सिंह लगातार 6 बार से विधायक है, 30 साल से विधायक है। हालांकि वो पिछली बार
पिछोर से थे, इस बार शिवपुरी सीट से मैदान में है। वहीं अगर देखें तो लाहौर सीट से डॉक्टर गोविंद सिंह है, वो भी 7 बार के विधायक है, लगभग 35 साल से विधायक है। इसी तरह से अगर देखें तो चाहे अटेर सीट हो, वो भी यहाँ कांग्रेस का गढ़ रही है। इसके अलावा श्योपुर जिले की विजयपुर सीट है, वहाँ से भी रामनिवास रावत लगातार विधायक रहे हैं, ये भी लंबे समय तक कांग्रेस की जो है सीट और गढ़ रहा है। तो ऐसे कई सीटें हैं जहां जीतना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि आंकड़े भी इसी तरह के ग्वालियर चंबल अंचल में कि वर्तमान में अगर देखें तो यहाँ की 34 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें हैं, 17 कांग्रेस के पास है। हालांकि ये बात और है कि 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 34 में से 26 सीटें यहाँ कांग्रेस ने जीती थी, 7 बीजेपी ने और 1 बीएसपी ने जीती थी। लेकिन 2020 में जब सिंधिया ने यहाँ बगावत की कांग्रेस से, यही कुछ आंकड़े होते हैं सुशील जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको यहीं रोकना चाहूंगी सुशील, एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। रतलाम से खबर है, विरोध एक बार फिर से यहां पर होने लगा है। जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने हिम्मत श्रीमाल का पुतला दहन किया है। सर्वे में नाम नहीं होने के बाद भी टिकट देने का आरोप, बड़े नेताओं पर, जिम्मेदारों से सीट पर फिर से विचार करने की मांग की जा रही है। यही बात जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। अगर प्रत्याशियों की सूची जारी होती है, यह सूची साथ में लेके आती है विरोध के सुर। रतलाम की हम बात करें, जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सर्वे में नाम हिम्मत श्रीमाल का नहीं था, इसके बावजूद टिकट सौंप दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, पुतला दहन कर विरोध जताने की कोशिश, कार्यकर्ताओं की तरफ से नाम बदलने की उम्मीद लगातार की जा रही है। प्रदर्शन इसको लेकर किया गया, जमकर नारेबाजी इसी चीज को लेकर। ये नारे आप सुन रहे हैं, हिम्मत श्रीमाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन की स्थिति कांग्रेस पार्टी में। उनकी दुकान बचाने के लिए ये जावरा की सीट गंवा दी, मतलब इस सीट का सौदा कर दिया। मतलब वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस जीते, वो तो ये चाहते हैं सिर्फ कि उनकी दुकान चलना चाहिए। उनकी दुकान बचाने के लिए उन्होंने ये टिकट बेच दिया जावरा का, और ये चीज जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम रोड पे आंदोलन करेंगे। कि आप नगर पालिका में भी आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर यह सरकार बनाई है। मैं खुद नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर, नगर पालिका में मेरी भाभी नगर पालिका में बात चाहते हैं, मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ वहाँ पर। मतलब किस तरह से सही कि शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले। सुबह हो गई, पता चल गया हमारे उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला और अब ये विरोध। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी तो ये हर जिले में सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस में इस बार दावेदार ज्यादा थे। कांग्रेस में ये अक्सर होता है, इस तरह की विरोध सड़कों पर नजर आता है। हम देखें, हम अभी भोपाल में भी आपको बता दें कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम सीट पर बहुत ज्यादा गतिरोध था। कमलनाथ की मंशा यहाँ पर संजीव सक्सेना को टिकट देने की थी, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह की चली और उन्होंने पीसी शर्मा जो वर्तमान विधायक है उनको ही टिकट वापस दिलवा दिया। तो निश्चित ही यहाँ पर भोपाल में भी दक्षिण पश्चिम पर विरोध होना तय है, क्योंकि संजीव सक्सेना ने पिछला चुनाव निर्दलीय लड़कर बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी, तो और 29,000 वोट लिए थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर फिर विरोध सामने आना लगभग तय है। इसी तरह अगर बात करें तो बुंदेलखंड में स्थिति बनेगी। आप देखिए, हम मालवा निमाड़ की ही बात कर रहे थे, तो ये रतलाम में मालवा निमाड़ में भी चीजें सामने आने लगी। इंदौर में भी ये स्थिति बनना तय है, क्योंकि इंदौर में भी कुछ ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर लगातार, जैसे कि इंदौर 3 की बात करें तो वहां से अश्विन जोशी लगातार सक्रिय थे, वो टिकट की मांग कर रहे थे। इस वैसे ही 5 से स्वप्निल कोठारी लगातार सक्रिय थे, लेकिन वहां पार्टी ने सत्यनारायण पटेल को ही टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं इंदौर, भोपाल और जो बड़े शहर और ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ की कई सीटों पर गतिरोध होना तय है। और ये स्थिति अब स्पष्ट होगी कि दोपहर शाम तक किस तरह का विरोध। ये जरूर है कि कांग्रेस ने एक बार रणनीति बहुत अच्छी बनाई है और डैमेज कंट्रोल पर भी काम किया है। कई बड़े नेताओं ने जिनका टिकट कटा है उन्हें समझाने की कोशिश की है कि अगर सरकार आएगी तो उन्हें कई निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जाती रही है। शैलेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। अशरफ, इस विरोध का असर ये होता है कि अन्य पार्टियां मजबूत हो जाती हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए बड़ी पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। दूसरी बात यह भी कि बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, ये सभी भी इस बार चुनावी मैदान में बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती हैं। बिल्कुल, देखिए, जो दावेदार होते हैं और वो अपने आप को ये मानते हैं कि हम जीत सकते हैं,
तो वो लोग फिर दूसरी पार्टी में, क्योंकि जो उनकी जहां से वो दावा करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और यहाँ से टिकट नहीं मिला तो वो सीधा रुख करते हैं तीसरी पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई, यहाँ पहुंच पर। क्योंकि देखिए इन छोटी पार्टियों का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वजूद नहीं है, इनके अपने जो मतदाता हैं, इनके अपने समर्थक हैं, वो साथ देते हैं पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का आप जानती हैं कि जो वोट बैंक है वो मजबूत वोट बैंक है, वो इधर उधर नहीं होता। अब अगर कोई विरोध करके बीजेपी या कांग्रेस का बीएसपी में शामिल होता है तो उसके कोई ये लगता है कि जो मेरे वोटर हैं, जो मेरा वोट बैंक है और प्लस ये जो पार्टी का वोट बैंक है, दोनों मिलके हम बीजेपी या कांग्रेस को हरा सकते हैं। तो ये एक मानसिकता होती है और इसी को वो कैश कराना भी चाहते हैं। इसी वजह से वो ऑप्शन ढूंढते हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। तो इनके दरवाजे भी खुले रहते हैं, क्योंकि यहां पर ये लोग दल जानते हैं कि हम सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, इस तरह के लोग जो बगावत करते हैं और अगर इत्तेफाक से वो जीत जाते हैं तो ये लोग किंग मेकर की पोजीशन में भी बन सकते हैं। क्योंकि अगर स्थिति ऐसी बनती है कि त्रिशंकु विधानसभा है और किसी दल के पास बहुमत नहीं है, तो इस तरह के जो छोटे दल होते हैं या निर्दलीय होते हैं, वो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो जिस दल के साथ खड़े हो जाएंगे उस दल की सरकार बन सकती है। तो ये यहां से ही स्थिति बगावत के बाद से ही शुरू हो जाती है और इसी को वो लेकर वो आगे चलते हैं। क्योंकि अगर हम जो बगावत करता है वो मान के यही चलता है कि हम जीतने वाले हैं और हम इस दल के साथ रहेंगे, तो आगे चल के हम अपना मोल भाव और कहीं ना कहीं जो सरकार के में शामिल होने के लिए हम दबाव डाल सकते हैं और प्रेशर बना सकते हैं। यही कुछ चीजें हैं जो कि कई बार बहुत ज्यादा विफलता के ओर भी इशारा कर जाती हैं। अब सुशील, हम ग्वालियर की अगर बात करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि विकास के मुद्दे को लेकर ही टिकट दिया जाता है, लेकिन कुछ सियासी समीकरण जो कि अलग अलग पार्टियां बैठाने की कोशिश करती हैं वो भी असर डालते हैं। इस बार इस लिस्ट से और हो सकता है कि आने वाली बीजेपी की रणनीति से क्या ये स्पष्ट होता है कि मुद्दों पर समीकरण भारी पड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति की तासीर को समझे तो यहाँ सबसे पहला जो फैक्टर काम करता है, चाहे चुनाव हो चाहे टिकट वितरण हो, उसमें सबसे पहला फैक्टर जातिगत समीकरण ही होते हैं। जिस सीट पर जिस जाति का बाहुल्य होता है या तो उसी जाति के उम्मीदवार को यहाँ टिकट दिया जाता है, या फिर अगर आरक्षण वाली बात आती है तो फिर उसी जाति से जो संबंधित व्यक्ति होता है उसको मैदान में उतारा जाता है। अगर देखें सीटों के लिहाज से तो ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें हैं जहां जिस सीट पर जिस जाति का बाहुल्य होता है उसका उम्मीदवार यहां उतारा जाता है। कांग्रेस में अगर देखें तो जातिगत आंकड़े देखे गए टिकट वितरण में। इसके अलावा अगर देखें तो एक कोटा सिस्टम जो है वो भी देखने के लिए मिला है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कई जो कमलनाथ के समर्थक है उनको टिकट मिले हैं, तो एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो दिग्विजय सिंह के समर्थक है, उनको भी टिकट मिले हैं। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में मुद्दे जो है वो सेकेंडरी रहते हैं, सबसे पहले जातिगत आधार ही होता है। क्योंकि जब चुनाव होता है, मतदान होता है, तो उसमें भी मतदाता जब वोट डालने के लिए जाता है तो सबसे पहला फैक्टर जाति का फैक्टर काम करता है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में मुद्दे तो रहते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है यहाँ की सियासत में, ग्वालियर चंबल अंचल की में, वो नो डाउट जातिगत फैक्टर ही रहता है। और इसी आधार पर टिकट तय होते हैं और इसी आधार पर वोटिंग भी होती है। और जीत हार का अगर देखें तो एक बड़ा असर भी जातिगत आंकड़े यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, हर दल इन आंकड़ों को, इन समीकरणों को ध्यान में रखते हैं। यही वजह कि ऐसे समीकरण बिठाए जाते हैं टिकट वितरण के दौरान भी कि जिस वर्ग का बाहुल्य है उसको टिकट दिया जाए या उसके समर्थक को टिकट दिया जाए। इसी तरह से चुनाव जब मतदान का भारतीय जनता पार्टी ने जहां कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि जो एक्सपीरियंस्ड नेता है उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। 2018 में अपने ही खेमे में नेताओं की नाराजगी का सामना कांग्रेस ने किया और महज 15 महीने ही उनको समय मिला। तो क्या इस बार डैमेज कंट्रोल इस तरीके से किया गया है कि नाराज लोगों को भी टिकट दिया गया?
बिल्कुल, देखिए ये जो 3 टिकट बदले हैं वो इसी का एक सबूत है जो आप बात कर रहे हैं कि नाराजगी, क्योंकि विरोध हुआ है, दबाव बनाया गया। एनसी प्रजापति इसका सबसे सटीक उदाहरण है। उनको फिर चुनाव मैदान में उतारा गया है, 3 सीट बदली गई है, तो जाहिर सी बात है कि कमलनाथ ने या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला पहले लिया था वो ऐसे ही नहीं लिया था, वो बाकायदा सर्वे के आधार पर लिया गया था, लोगों से बातचीत करके लिया गया था, सीईसी में इसमें लंबी चर्चा हो, उसके बाद उम्मीदवार का चयन किया गया। लेकिन अब जब टिकट बदलने की स्थिति है तो भी ये सामने आया कि कितना विरोध है, उस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। जब नहीं हो पाया तब आखिर में अपना नफा नुकसान का आकलन करने के बाद दोबारा फिर राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि टिकट बदले जाएं। तो ये जो बदले गए हैं ये इसी नफे और नुकसान का आकलन करके ही बदले गए हैं कि हमें कितना नुकसान हो रहा था। अगर ये लोग बगावत करते, एनसी प्रजापति के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, अगर ये बीजेपी में चले जाते तो बीजेपी के लिए बहुत फायदे की सौदा था, जबकि भाजपा कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका था। तो इस को खत्म करने के लिए, इस नुकसान को खत्म करने के लिए, ये इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए वापस कांग्रेस ने अपना जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, कांग्रेस के 88 उम्मीदवारों की लिस्ट में उस सीट से भी कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में है और यहां से भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। यानी कि पूरा टाइम कांग्रेस ने लिया केंद्रीय मंत्रियों के सामने चेहरे उतारने के लिए। तो इस बार यहां मुकाबला कितना दिलचस्प होगा? हाँ, देखिए बिल्कुल, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर और के सामने जो रविंद्र तोमर है, जो विधायक है, उन्हें ही वापस से रिपीट किया है। यहाँ पर अब रोचक मुकाबला इसलिए होना कि अब बसपा से बलवीर डंडोतिया है। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर हैं, रविंद्र तोमर ठाकुर है, तो 2 ठाकुर और बसपा से यहाँ पर ब्राह्मण है। तो यहाँ पर अब त्रिकोणीय संघर्ष और बलवीर डंडोतिया को लेकर ही वेट एंड वॉच की